नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज बाजारों में आपने एक ठीक ठाक सा बाउंस बैक देखा है। इस बाउंस बैक को टेक्निकल बाउंस बैक आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस पॉइंट से हमारे बाउंस बैक हुए टेक्निकल लेवलों पर अगर आप बात करिए 24,500 की रेंज जो कि शुक्रवार को हमने टच किया था, वहां से हमने रिकवरी देखी है। और ये रिकवरी ना सिर्फ टेक्निकल है, क्योंकि एक ऐसे जोन से ये बाउंस बैक हुआ जो बेहद अच्छा सपोर्ट रहा है। पहले के भी समय में ये लगातार ये जोन जो है आपका ये सपोर्ट की तरह से काम करता रहा है, जहां पर 24,500 से लेके 24,400 के जोन, और अगर थोड़ा सा पहले से मूवमेंट आती है तो 24,600 की रेंज से मार्केट पिछले काफी समय में, अगर आप बात करें करीब 3-4 महीनों में जितने भी बॉटम बने हैं, वो सारे के सारे बॉटम निफ्टी के जो हैं वो 24,600 से 24,400 की रेंज में ही बने हैं। इसमें ट्रेड वॉर भी आ चुका है, इसमें पाकिस्तान भारत का युद्ध भी आ गया, इसमें सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और वहां का भी जो पैनिक बॉटम बना है वो उसी जोन में बना है। शुक्रवार को भी हमने उसी पैनिक जोन में बॉटम बनाया और वहां से हमने आज रिकवरी देखी है। ये रिकवरी ना सिर्फ टेक्निकल बाउंस बैक माना जा सकता है, बल्कि इस रिकवरी को आप डेटा वाइज भी जस्टिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो बातें थी। कल की अगर वीडियो आपको याद हो, मैंने साफ बताया था कि जब 91% FII की शॉर्ट पोजीशन है तो यहां से जनरली क्या होता है, जनरली इंडेक्स में पहले थोड़ा सा उछाल आता है और स्टॉक वाइज थोड़ी सी गिरावट होती है और उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन में जा सकता है। ये मैंने 3-4 सिनेरियो बताए थे। जो मोस्ट लाइकली सिनेरियो मेरा था वो यही था कि मार्केट में एक बाउंस बैक जिसमें आप करीब 24,800 25,000 की रेंज देखें, जो कि 1-2-3 दिन में आए, और उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाए। और ये जो बॉक्स है जिसमें आप 25,200 ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में 24,400 की रेंज लेकर के पिछले पूरे 5-6 महीने तो हो ही गए, जहां पर हम लोग इन्हीं बॉक्स में बार बार अपना टॉप और बॉटम बना रहे हैं और उन्हीं जोन में हम बने रहें। कुछ उस तरह की स्थिति दिखती है। लेकिन हाँ, साथ में अगर आप डेटा की बात करिए तो डेटा भी, यानी पीसीआर चूंकि हमारा ओवरसोल्ड जोन में था, वहां से हमने पीसीआर के नाते भी रिकवरी करी है। तो आज का जो बाउंस बैक है आप इसको एक टेक्निकल बाउंस बैक मान सकते हैं। लेकिन जब तक मार्केट 25,000 के आसपास नहीं चली जाती है, या यूं कहें कि 24,800 के ऊपर क्लोज करके खड़ी नहीं हो जाती है, तब तक ये मार्केट जो है सेल ऑन राइज की मार्केट बनी रहेगी। यानी जब भी उछाल आएंगे उनमें एक सेलर आने की संभावना रहेगी। आज दिन के दौरान जो तेजी थी वो स्मूथ थी, वो बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट नहीं कर रही थी, बहुत ज्यादा प्लस माइनस नहीं हो रहा था। धीमी गति से बाजारों ने आज तेजी देखी है, एक तरफा तेजी देखी है। लेकिन उसमें ऐसा भी नहीं है कि बहुत स्टॉक्स में तेजी हुई है, क्योंकि जो सुबह का समय था वो रिलायंस का समय था। रिलायंस ने मार्केट को संभाला था और वहां से बाजारों में तेजी देखने को मिल रही थी। रिलायंस अगर पूरा शाम को बाजार बंद होते होते जब आप देखते हैं तो तकरीबन आज की तेजी में 27 पॉइंट रिलायंस देता है, वहीं पर 36 पॉइंट आपका आपका HDFC बैंक लेके जाता है। भारतीय एयरटेल 19 पॉइंट देता है। TCS और टाटा स्टील कोई 12-14% पॉइंट तक देते हैं। मोटा मोटी जो मेन हैवीवेट स्टॉक्स हैं उन्होंने रैली में मदद करी है। और याद करें, कल वाली वीडियो मैंने यही बताया है कि जब इस तरह की स्थिति होती है FIIs की बड़ी पोजीशन, तो इंडेक्स को संभाला जाता है और स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड किए जाते हैं। इंडेक्स संभलता दिखा है आज, और उसमें सारा का सारा जो श्रेय है वो सारे बड़े स्टॉक्स का है। रिलायंस, HDFC, TCS, टाटा स्टील, L&T, BEL, ये सारे, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी उसमें है। तो ये सारे ने सपोर्ट दिया है मार्केट को। और सुबह का समय अगर आप याद करें तो सुबह के समय मार्केट में एक तरफा यही था कि रिलायंस मजबूत था और बाकी स्टॉक्स में वो तेजी नहीं थी। इसीलिए अगर आप एडवांस डिक्लाइन का चार्ट देखें तो सुबह के समय थोड़ा सा पैची दिखता है, सुबह करीब 1 घंटे तक, और उसके बाद थोड़ी सी जो रिकवरी आई जब रिलायंस के साथ कुछ और स्टॉक ने सहयोग किया, और उसके बाद मार्केट जो है थोड़ी सी स्थिर रही और एडवांस डिक्लाइन धीरे गति से ही बढ़ते चले गए। तो जो कर्व पतले से स्टार्ट किया वो कर्व धीरे धीरे बड़ा हुआ और एडवांस डिक्लाइन आपके फेवर में जाता हुआ दिखाई पड़ा है। बाजारों की आज की तेजी को थोड़ा अगर आप और समझने की कोशिश करें तो इंडेक्स लेवल पे अगर आप देखें तो लगभग सारे के सारे जो आपके इंडेक्सेस हैं वहां पे तेजी रही है। कुछ एक इंडस्ट्रीज बहुत थोड़ी मात्रा में है जहां पे कमी दिख रही है। अगर आप कोई जैसे FMCG हुआ, जैसे आपका फाइनेंशियल सर्विसेज हुआ, यही दो सेक्टर हैं। जब आप इसको सेक्टर वाइज देखते हैं तो वो मंदी में रहे हैं। थोड़ी सी गिरावट हुई है, 0.10 है और 0.06 जो सिर्फ कहने के लिए है कि वो रेड में बंद हो गया, आप उसको नगण्य मान सकते हैं। बाकी जगहों पे तेजी रही है। ऑटो ने लीड किया है। आज डिफेंस स्टॉक्स में जो तेजी रही है वो यही कारण है
कि भारत की तरफ से अब बातें होने लगी हैं कि हमको शायद डील नहीं करनी है अमेरिका के साथ कोई जल्दी। तो जो डिफेंस में एक बड़ी गिरावट आपने देखी थी पिछले 1 महीने के अंदर, उसका जो डर था, डर क्या था? डर यही था कि भाई डिफेंस को लेकर के कुछ बड़ी डील हो जाएगी, हमारी जो लोकल कंपनियां हैं इनके जो ऑर्डर हैं वो कम हो जाएंगे और हमें माल खरीदना पड़ेगा मजबूरी में ही सही, मगर यूएसए से। लेकिन अब जिस तरह से डील नहीं होने वाली है और 25% का जो टैरिफ भारत पे लगाया गया, भारत उसको काफी हद तक स्वीकार कर रहा है। और जिस तरह से सरकार ने थोड़ा एक कड़ा स्टैंड लिया है ऑयल खरीद पर कि हम रसिया के साथ खरीद करेंगे, जो हमारे फायदे की बात है वो हम करेंगे। तो मुद्दा यहाँ पर ये समझ में आता है कि शायद अब आपको ये देखने को मिल सकता है कि जो डिफेंस को लेकर के एक पैनिक बना था और बहुत सारी डील जो है विदेश चली जाएगी, बहुत सारा माल हमको विदेश से खरीदना पड़ेगा और जो हमारी लोकल कंपनियां हैं उनको थोड़ी कम अच्छाई रहेगी, वो शायद अब धीरे धीरे दुविधा दूर हो सकती है। और इसीलिए आप डिफेंस स्टॉक्स में आज एक आपने सभी डिफेंस स्टॉक्स में तेजी देखी है। उसमें बीएल भी सम्मिलित है, मजडॉक भी सम्मिलित है, एचएल भी सम्मिलित है, सारे सारे जो डिफेंस स्टॉक्स हैं वहां पे आपने रैली देखी है। ऑटो स्टॉक्स को लेकर भी यही था, ऑटो स्टॉक्स में भी तेजी आई है। ओवरऑल जैसे जैसे करके अब आप मानसून सत्र की तरफ बढ़ेंगे, यूं कहीं मानसून खत्म हो रहा है और मानसून से आगे की तरफ बढ़ेंगे, त्योहारी सीजनों की तरफ बढ़ेंगे और त्योहारी सीजनों की शुरुआत जो है वो रक्षाबंधन से मानी जाती है। ऑटो सेक्टर और माइक्रो फाइनेंस कंपनियां पहली वो कंपनी होती हैं जहां पर लोगों को उम्मीद जगने लगती है कि अब अच्छी ऑटो डिमांड आएगी और उसको फाइनेंस करेंगी। तो आज शुरुआती चरण है, अगस्त का शुरुआत रहा है और अब हम रक्षाबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं और ऑटो में आज पहली बार जो है तेजी देखने को जरूर मिली है। सेम केस आईटी के साथ है, बट आईटी बाउंस बैक जो किया है मैं इसको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बाउंस बैक मानता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा ही करेक्शन के बाद एक छोटी सी उछाल आई है। बट आईटी स्टॉक्स की स्थिति अभी कोई बहुत जल्दी सुधरने वालों में से नहीं लगती है। अगर हम लोग एडवांस डिक्लाइन की बात करें, तकरीबन जो है मोटा मोटी की 1167 स्टॉक्स में आपने गिरावट देखी है। वहीं पर तेजी की तरफ थोड़ा सा ज्यादा है, करीब 1828 स्टॉक, जो कि अभी आपने कर्व में भी देखा कि कर्व जो है थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में यानी तेजी की साइड में आज दिन के दौरान रहा है एडवांस डिक्लाइन के नाते, और वो धीरी गति से बढ़ा है। सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक इतनी तेजी नहीं थी स्टॉक्स में, लेकिन 12-1 बजे के बाद तेजी वो धीरे धीरे करके पिकअप करी है। लेवल्स बड़े वाले नहीं निकले हैं, ये बात याद रखिएगा। निफ्टी के केस में अभी तक हम लोग जो है 24,800 से नीचे ही क्लोज किए हैं, 720-22 के आसपास की क्लोजिंग है। तो कल के लिए महत्वपूर्ण ये होगा कि क्या हम लोग 24,800 के ऊपर जाते हैं, जिसके नाते फिर मार्केट जो है बाई ऑन डिप की हो जाएगी, सेल ऑन राइज की नहीं रह जाएगी। जब तक मार्केट सेल ऑन राइज की है तब तक थोड़ी पैनिक रहती है, तब तक थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन हाँ उसके बाद मार्केट थोड़ा सुधर जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो बड़ा पैसा कमाने वालों की स्थिति है वो यही है कि जो लोग ऑप्शंस बेचते हैं, जरा आप समझें इस समय कि ऑप्शंस बेचने वालों को, मैं कई लंबे समय से ये बात कर रहा हूं कि ऑप्शन सेलर इस समय मार्केट में हावी है और वो मार्केट को एक बड़े बेस के दौरान बांध के रख रहा है, जहां पर ऊपर और नीचे के घर बंद हो चुके हैं। मार्केट उसी दो जोन में ट्रेड कर रही है और स्टॉक स्पेसिफिक भी ऊपर की कॉलें बेची जा रही हैं। वो एक स्थिति दिखती है जिसमें कवर्ड कॉल वाली पोजीशंस क्रिएट हो रही हैं, अगर आप ऑप्शंस मार्केट समझते हैं। साथ में कॉल और पुट की सेलिंग हो रही है दोनों ही साइड में। तो इंडेक्स में कॉल पुट बेच के पैसे बन रहे हैं और जो स्टॉक्स हैं वहां पे कवर्ड कॉल क्रिएट करके, या फिर अगर थोड़ा रिस्की ट्रेडर है तो वो कॉल पुट दोनों ही शॉर्ट करके पैसे बना रहा है। अगर 5-6 दिनों में जो पुटों की वैल्यू बढ़ी थी, आज उसमें से काफी पुटों की वैल्यू खत्म हुई है। जब आप इस तरह की काम करते हैं तो यहाँ पे बहुत लोगों को लगता है कि वीकली में किया जाएगा। नहीं, जरूरी नहीं है कि ये वीकली ट्रेड्स हो सकता है उसमें मंथली ट्रेड्स हो सकते हैं, उसमें 2 महीना आगे के ट्रेड हो सकते हैं, इवन उसमें 4-5 महीनों आगे के भी ट्रेड हो सकते हैं। जैसे दिसंबर में निफ्टी में बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग हो रही है, सितंबर में ट्रेडिंग हो रही है, इवन मार्च 2026 में भी ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो पोजिशनल ट्रेडिंग जो है वो हो रही है और पोजिशनल मार्केट उन लोगों के हाथ में दिखती है, तो वो चीज हुई है। और जब भी मार्केट साइडवेज जाती है तो यही आपको देखने को मिलता है कि स्टॉक, मैंने कल भी ये बात कहने की बात की थी कि जब एफआईआई इस तरह की बड़ी पोजीशंस पे होते हैं तो इंडेक्स लेवल पर थोड़ी बाइंग आएगी, थोड़ा फिर वापस से कंसोलिडेट होगा, देखना पड़ेगा लेवल्स घट रहे हैं कि नहीं। अभी तक चूंकि मैं शाम को ये डेटा रेगुलर नहीं ला सकता, इसलिए मैंने आपको बोला है कि मैं हर 2 दिन में ये बात बताऊंगा, क्योंकि डेटा काफी लेट आता है एनएससी की तरफ से, फिर उसको कंपाइल करके निकालने में 8, 9, 10 बज जाएंगे रात के, तो वो रेगुलर शाम की वीडियो में ला पाना मेरे लिए संभव नहीं है। हाँ, मैं उसको जरूर आपके साथ चर्चा करूंगा
और उसके चार्ट को मैं आपको दिखाता रहूँगा बीच बीच में हर 2-3 दिन के अंदर, ताकि वो डेटा आपको भी समझ में आता रहे कि FII DI की शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन की स्थिति क्या बन रही है। हाँ, सुबह जो है मैं व्हाट्सएप पर अपने डाल दिया करूँगा, तो अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, चैनल पे अगर आप जुड़े हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आज की क्या स्थिति है, वो रेगुलर बेसिस पे मैं वहाँ अपडेट कर दूंगा। हाँ, मुद्दा ये है कि अगर इस तरह की स्थिति रहती है तो जनरली क्या होता है कि मार्केट में साइडवेज ले जाते वक्त कवर्ड कॉल पोजीशंस होती हैं, और ऑप्शंस, चाहे इक्विटी मार्केट हो चाहे वो आपका इंडेक्स हो, वहां पर शॉर्टिंग करके पैसे बनते हैं, और पुटों की इसी तरह से आज वैल्यू घटी है। तो वो एक स्ट्रेटजी है। तो इस मार्केट में यानी जब बाजार साइडवेज हो जाती है, जब बाजार में थोड़ी करेक्टिव फेजेस रहते हैं, उस पीरियड में अगर आप FNO मार्केट को नहीं समझते हैं तो आपके लिए तकलीफ है। हाँ, या तो फिर आप जो है ठीक ठाक से स्टॉक्स को समझते हो, चार्ट को समझते हो। यहाँ पर ये बात याद रखें कि जैसे अभी लास्ट शुक्रवार को भी मैंने आपको बताया था, उसके पहले भी मैंने बताया था, पारादीप जैसी कंपनियां जहाँ पे नए ब्रेकआउट चल रहे हैं, लगातार ब्रेकआउट कर रहे हैं। स्टॉक ने अच्छा रिजल्ट दिया था, 225-30 तक का भाव ट्रेड किया था, वहां से स्टॉक थोड़ा करेक्ट होकर के पिछले 2 दिनों के अंदर 207-8 तक आया था, और आज वापस से 230 के उसने नए हाईज निकाले हैं। तो ऐसे स्टॉक्स जो नए ब्रेकआउट्स क्रिएट कर रहे हैं उनको आप चार्टिकली बाई करिए, और उस पर आपको फोकस करेंगे तो ज्यादा फायदा बनता है। किसी ने कमेंट में लिखा था कि कंपनी की वैल्यूएशंस को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। देखिए, पहली चीज है कि मैं बहुत समय से, जब से भी मैं वीडियो बना रहा हूं, मैंने कभी भी वैल्यूएशंस पर बात नहीं करी है। मैं कहता ही नहीं हूं कि वैल्यूएशन देखनी चाहिए। मेरे हिसाब से कंपनियों को EPS या बाकी जो पुराने परंपरागत फंडामेंटल तौर तरीके हैं उनमें बांध के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनमें बांध के रखेंगे तो स्टॉक्स भागेंगे और आप उनको बाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप MCX BSC भागने वाले बहुत सारे डिफेंस स्टॉक जो पिछले कुछ समय में भागे थे, और कहीं से भी आप उनको देख लो, कहीं से भी, मतलब आप 2 साल से देख लोगे तो स्टॉक 4-5-10 गुना हो चुके हैं, 15 गुना हो चुके हैं, लेकिन किसी भी पीरियड में उनको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे अगर आप उनके EPS PE या बाकी चीजों को देख रहे हैं, यानी वैल्यूएशन गेम को देख रहे हैं। वैल्यूएशन गेम एक आर्बिट्राज होता था जो पहले चल जाता था, लेकिन अब नहीं चलता। जिसने इसकी शुरुआत करी थी वॉरेन बफेट का भी अगर आप लास्ट के इंटरव्यूज देखेंगे पिछले 4-5 सालों के, जो रेगुलर उनको फॉलो करते हैं, जो विदेशी मीडिया को जो रेगुलर फॉलो करते हैं, और बहुत सारे इंटरव्यूज अगर आप देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो एक इंडेक्स है वॉरेन बफेट इंडेक्स, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कई बार ये बात कही है पिछले 6-7 सालों के अंदर कि वो 2007-8 तक वॉरेन बफेट इंडेक्स को देखते थे, जो वैल्यूएशन के ऊपर ही केंद्रित होकर के बनता है। लेकिन अब वो खुद ही 5-7 साल से कह रहे हैं कि वो वैल्यूएशंस नहीं देख रहे हैं, और वो वॉरेन बफेट इंडेक्स भी नहीं देख रहे हैं। तो मार्केट बदल जाती है। अभी जो मार्केट है इसमें आपको चार्टिकली काम करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत डेटा यूज करिए, थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिक्स को जोड़िए। लेकिन अगर आप ये कर रहे हैं कि आप जाकर के बहुत सस्ती कंपनियां खोज रहे हैं जो PE और EPS पे सस्ती हैं और आप उनको बाई करेंगे, तो वहां पे आपको मोमेंटम नहीं मिलने जा रहा है। और मार्केट में अगर आप मोमेंटम नहीं पाएंगे, यानी अगर आप डिफेंस की रैली मिस कर गए, अगर आप जो 2 बार डिफेंस में रैली हुई पिछले 2 सालों के अंदर, जो एक बार इस साल हुई है और एक बार जो है पिछले साल हुई थी या 2 साल चली, तो उसमें बहुत पैसा बना है। और अगर आप वो पूरा मिस कर जाएंगे अगर आप डिफेंस, फिर वही BSC MCX जैसी कंपनियां आप कभी नहीं खरीद पाएंगे। इवन वो कंपनियां जो 5,000 से लेके 15,000 हो गई, या फिर 5,000 से लेके 20,000 हो गई, जिसमें आपको बहुत सारी कंपनियों के नाम अगर आप देखिए तो जैसे आपका पावर इंडिया करके कंपनी है, फोर्स मोटर जैसी कंपनियां हैं, ये सब आप नहीं खरीद पाएंगे और उनको ट्रेड लेकर के आप बैठ भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो स्टॉक बढ़ते चले जाएंगे और आप उनको बाय ही नहीं कर पाएंगे अगर आप पुराने परंपरागत तौर तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। तो बाजारों में इस समय करंट अवस्था ये है, बाजार हमेशा बदलता है। बहुत लोग बाजारों में नई नई किताबें पढ़ना चाहते हैं, या कौन सी किताब पढ़ लें उसमें बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। एक्चुअली उसका भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो बहुत पुराने लिखी गई हैं। अगर आप 5 साल पुरानी भी कोई किताब उठा के पढ़ रहे हैं तो आप मान के चले 60-70% वो मार्केट से आउटडेट हो चुकी है, क्योंकि 5 साल में मार्केट बहुत इवॉल्व हो जाएगा। मार्केट मेरे हिसाब से दुनिया में जो सबसे तेजी से बदलने वाली कोई एक संरचना है वो बाजार है। बाजार इतनी तेजी से बदलती है कि यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति, यानी जो डे टू डे काम कर रहे हैं, वो भी 3-4 साल 5 साल बाद उनको भी फील होता है कि वो आउटडेट हो रहे हैं और मार्केट उनसे भी ज्यादा बेहतर होती जा रही है। मार्केट रोज इवॉल्व होती है, क्योंकि मार्केट के पास सब कुछ है, पैसा है, टेक्नोलॉजी है। दुनिया की जो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो मार्केट में आती है, दुनिया को जो सबसे बेस्ट ब्रेन है वो मार्केट में आता है, दुनिया को जो सबसे बेहतरीन कोई भी तरीके से आप सोच सकते हैं, साइकोलॉजी से सोच सकते हैं, स्ट्रेटजीज बिल्डअप कर सकते हैं, वो सभी ब्रेन, वो सभी स्ट्रेटजीज, वो हर एक चीज जो बेस्ट है अपने किसी भी फोर्टे में, वो बाजारों में आती है। अब अगर इतनी बेहतर चीजें आ रही हैं तो जाहिर सी बात है जो डाइवर्जन क्रिएट होगा एक आम व्यक्ति और बेहतर व्यक्ति के बीच में, वो हमेशा
बड़ा होगा और उसके नाते जो आर्बिट्राज क्रिएट होगा, यानी जो बाजारों का संदर्भ है, आम पब्लिक से जो डिफरेंस है वो तेजी के साथ बदलेगा और उसके नाते ये होगा कि आपका बाजार, यानी बाजार की समझ, बाजार का मोमेंट, बाजार का अवस्था, बाजार की पद्धतियां, वो सब एकाएक करके बहुत तेजी के साथ बदलेंगी और आप उतनी तेजी से अगर आप नहीं बदल रहे हैं या उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो आप पीछे छूट जाते हैं। तो इसीलिए बाजारों में आप हमेशा कोशिश करिए कि हमेशा नया फोकस करिए, नई चीजों पे, नया क्या चल रहा है, नई क्या बातें हो रही हैं, चार्टिंग कीजिए, क्योंकि चार्ट प्राइस को दिखाता है। प्राइस अगर आप नहीं देख रहे हैं, भाव आप नहीं देख रहे हैं तो आप पुराने हो जाएंगे, क्योंकि भाव के आधार पे कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से स्टॉक को खरीदने आएगा, अल्टीमेटली उसको स्टॉक वो तभी खरीद पाएगा जब वो स्टॉक में पैसा डालेगा तो वो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा और जब वो स्टॉक से बाहर जाएगा तो स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा। अगर आप नहीं जानते कि दुनिया में कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, लेकिन अगर वो भाव बदल रहा है तो भाव का बदलाव आपको चार्ट से पकड़ में आएगा और अगर चार्ट पकड़ में आता है तो फिर चीजें बेहतर हो जाती हैं। जैसे निफ्टी के केस में याद करिए, लगातार बहुत बार मैंने कहा है, कमेंट में लिखने वाले 18,000 और 20,000 वाले लोग आते रहते हैं, मैं उनको भी जवाब देता हूं, जबकि मैं जानता हूं कि उनको जवाब देने का कोई लाभ नहीं है, लेकिन फिर भी तो बाजार लगातार 400 पे सपोर्ट बना रही है। मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि मेरे को यहां से 6 महीने में मार्केट 27,000 की लगती है। मेरे हिसाब से बाजार कभी भी 20,000 के नीचे शायद नहीं जाएगी ऑल टाइम, मतलब जीवन काल में आपकी ऐसी अवस्थाएं बनती दिखती हैं, या कोई बहुत बड़ा करेक्शन होना हो तो अलग बात है, बट ऐसा नहीं लगता है। तो मुद्दा यह है कि आप बहुत 22,000 भी आप रिसेंट हिस्ट्री में ब्रेक करने वालों में से नहीं लगते हैं। तो बहुत चीजें हैं, हाँ ठीक है, अगर वो होगा, अगर चार्ट में ब्रेकडाउन होंगे तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे। देखिए, मार्केट में रिजिडिटी का कोई जरूरत नहीं है। आप क्या समझते हैं, आप किस तरह से सोचते हैं और आप क्या देख रहे हैं, उनमें फर्क है। आपकी सोच हो सकती है, आज मेरी ये सोच है, लेकिन अगर मार्केट ब्रेकडाउन क्रिएट करेगा मैं उसके हिसाब से मंदी करूंगा, मार्केट अगर ब्रेकआउट करेगा मैं उसके हिसाब से तेजी करूंगा। हमें भाव के हिसाब से चलना है, हमें नदी के धार के हिसाब से चलना आना चाहिए, रेदर देन कि हम ये सोचें कि हमारी ये सोच और बाजार हमारे हिसाब से चलेगी। बाजार हमारे हिसाब से कभी नहीं चलेगी, हमें बाजार के हिसाब से चलना है और जो बाजार के हिसाब से चलता है वो सक्सेसफुल होता है और जो अपने हिसाब से बाजार को चलाना चाहता है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। बाजार से कहने का मेरा संदर्भ यहाँ स्टॉक्स पर है। कोई भी स्टॉक्स, कोई भी मार्केट इंडेक्स, कुछ भी आप काम करते हो मार्केट में, तो ये चीज आपको हमेशा फॉलो करनी चाहिए। ओवरऑल इस ढंग से आपको सोचना चाहिए। फिलहाल अगर हम 24,800 के ऊपर जाएंगे तो हम थोड़ा बुलिश होंगे। अभी साइडवेज है और साइडवेज ही स्थिति लगती है, नीचे के ब्रेक्स नहीं हो रहे हैं। अब मुद्दा ये कहता है कि क्या अमेरिका हमारे ऊपर टैक्स लगा देगा, क्या बड़े बड़े चीजें और हो जाएंगी, 100% टैक्स की बात करेगा। इन दैट केस देखेंगे कि 24,400 24,500 ब्रेक हो रहा है कि नहीं, लेकिन अगर वो ब्रेक नहीं हो रहा है तो हम बेरिश नहीं हो सकते। उस जोन पे जाएगा तो हम खरीदेंगे। अगर आप शुक्रवार का वीडियो मेरा याद कीजिए जिसमें मैंने बहुत साफ बताया है शुक्रवार और शनिवार को कि अगर मार्केट 24,500 की तरफ पहुंचता है वह वो बाइंग जोन है, वहां आप बाई करेंगे और ऊपर की साइड में 24,800 25,000 की रेंज में आपको सेलिंग करने का मौका मिल जाएगा और आप वहां पे निकल पाएंगे। अगर इतनी बात पता है तो शुक्रवार की खरीदी आज ऊपर बाजार में बिक सकती थी। मुद्दा यह है कि आप बायस्ड ना हो, आप चार्ट को देख करके सही से ट्रेड करेंगे तो ज्यादा बेहतर आंसर आपको मिलेगा। खैर, एडवांस डिक्लाइन मैंने बात करी थी, 1800 शेयरों में तेजी थी, वहीं पर डिक्लाइनर थे 1100 के आसपास। कुछ 90 स्टॉक्स में आज सर्किट लगी ऊपर की और करीब 70 स्टॉक ने 52 वीक के लोज लगाए हैं। ओवरऑल मार्केट ठीक लगती है, मार्केट में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं लगती। बैंक निफ्टी थोड़ा, चूंकि एचडीएफसी बैंक में थोड़ा मंदी था तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा डाउन दिख रही थी, कोई खास उसमें बहुत ज्यादा क्रेज नहीं दिख रहा था। बट मिड कैप स्टॉक शाम को ग्रीन हुए, न सिर्फ ग्रीन हुए बल्कि मिड कैप इंडेक्स ऊपर की तरफ बढ़ा, तो मिड कैप इंडेक्स से भी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। अब ये मुद्दा ये है कि क्या अमेरिका की साइड से कुछ बड़ी खबरें आएंगी, वो पास हो सकता है लेकिन अभी मालूम नहीं है। आरबीआई की बैठक शुरू हो चुकी है जो कि 2 दिन के बाद आपको उसका रिजल्ट आ जाएगा कि वो क्या करेंगे। वहां पर कुछ इफ एंड बट चल रहा है, जिसके बारे में बात तो ये चल रही है कि 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट कर देंगे आरबीआई। अगर आरबीआई 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट करेगा तो फिर बाजारों के लिए और भी अच्छी बात होगी। वैसे उसको कल हम डिटेल चर्चा करेंगे क्योंकि उस पर कई सारी रिपोर्ट आई हैं। दिन के दौरान कई सारे रिजल्ट भी आए, बाजार उन रिजल्ट के ऊपर बिहेव कर रही हैं। लगातार रिजल्ट जो आ रहे हैं अच्छे, उसके ऊपर थोड़ा पॉजिटिव, और जो रिजल्ट खराब आ रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा निगेटिव रिएक्शंस आपको दिख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल मार्केट में कोई बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, मार्केट में थोड़ा प्रॉब्लम तो दिखता है और इसीलिए बाजार ठंडी है। बाजार में कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं हो रही है, ना तो साल भर में कुछ अच्छा आपने किया है और ना पिछले 7 महीने में किया है। बाजार बहुत हद तक साइडवेज है और इस टाइप के साइडवेज मार्केट में दोबारा रिपीट कर रहा हूं
कि आपको ऑप्शन सेलिंग करना पड़ेगा या फिर आप फ्यूचर्स में काम कर रहे हो, तो बेसिकली ऑप्शन सेलिंग और फ्यूचर मार्केट आपको जानना चाहिए इस कंडीशन में। क्योंकि अगर आप ऑप्शन बाई करते हैं, आपको पैसा डूबेगा, आपका नुकसान होगा आपको, क्योंकि इस मार्केट में आप जैसे ही पुट बाई करेंगे बाजार बढ़ जाएगी और जैसे ही कॉल बाई करेंगे बाजार घट जाएगी और आपके दोनों थीटा डिके हो जाएंगे। सेलर का मार्केट है ये, तो सेलर की तरह सोचिए। जब बायर का मार्केट होता है, बायर का मार्केट वो होता है जहां मोमेंटम मिलता है, जहां ब्रेकआउट्स मिलते हैं, जहां मार्केट में कंटिन्यूएशन मिलता है। यहां मार्केट में ना तो कंटिन्यूएशन है, ना मोमेंटम है, ना ब्रेकआउट है, जबकि ये सेलर का मार्केट है। तो सेलर का मार्केट बायर के मार्केट के से बिल्कुल इतर होता है और साइडवेज मार्केट जो है इस समय की बाजार की संरचना दिखाई पड़ती है। तो उसके हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी जरूर बनाइए। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलता हूँ कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।